नमस्ते। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम जो है क्लास 12th में सिविक्स के दूसरे चैप्टर को लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे दो ध्रुवों का अंत। जो दुनिया में दो ध्रुव थे, उनका अंत किस प्रकार हुआ और उस अंत के क्या परिणाम पूरी दुनिया पे निकले, और फिर जो एक शक्ति के उत्थान के फलस्वरूप दूसरी शक्ति का पतन होता है, उस शक्ति की दशा और दिशा फिर क्या हुई, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शीत युद्ध को बताया था कि शीत युद्ध क्या था और उस समय जो दुनिया की स्थिति थी वो किस तरीके की थी। शीत युद्ध के बारे में जैसे हम लोग ये जानते थे कि दुनिया में दो शक्तियों का वर्चस्व था, और ये दोनों शक्तियां ही एक दूसरे के खिलाफ दुनिया में हर क्षेत्रों पे और हर उस मौके को एक दूसरे के खिलाफ भुनाने का प्रयास करती थी। अब जो है यहाँ हम देखेंगे कि ध्रुवों का अंत क्या है। हम यहाँ तक तो शीत युद्ध वाले चैप्टर में बता ही चुके हैं कि जब ध्रुवों का अंत होता है, दो ध्रुवों का अंत होता है, तो दुनिया में उस समय अमेरिकी वर्चस्व जो है अपने चरम पे रहता है, और जो रूसी संघ है या जो सोवियत संघ है उसका बिखराव 1991 में हो चुका रहता है। 25 दिसंबर 1991 में रूसी संघ के विघटन के प्रस्ताव पर दस्तखत होता है, ठीक। और दस्तखत करने वाला जो नेता है वो बोरिस येल्सिन है। बोरिस येल्सिन है। इस तरीके से रूसी संघ में जो बिखराव होता है उसको हम सीक्वेंसली समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम इस चीज को जानने की सिचुएशन कहां से थोड़ी सी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। दुनिया की महाशक्तियों के द्वारा परमाणु बम के विस्फोट के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि हम दुनिया में एक सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति हो गए हैं और हमारे पास परमाणु बम है, ठीक। इसके बाद कुछ शक्तियों का प्रभाव ये था, जैसे अमेरिका, वो लगातार दुनिया के हर क्षेत्र में अपने वर्चस्व को दिखाने का प्रयास कर रहा था, और उसके वर्चस्व के प्रभाव को चुनौती देने का कार्य लगातार रूसी वर्चस्व कर रहा था। और रूसी वर्चस्व अपनी उसी खुन्नस के तहत जो है एशिया महाद्वीप में भारत का एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 1979 में 1979 में हमला कर देता है, और हमला करने के बाद वहां पे एक सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करता है। स्थापना तो वो कर देता है, लेकिन उस सरकार को स्थिरता नहीं प्रदान कर पाता है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बड़े ही लड़ाकू प्रकृति के हैं, और वो किसी की गुलामी भी ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करते। जैसा अभी हाल ही में हमने देखा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का भागना हुआ, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का भागना हुआ, और वो इसीलिए संभव हो पाया कि अफगानिस्तान के लोग बहुत लड़ाका प्रवृत्ति के हैं और वो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उस समय 1979 में रूस के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर जो थोपी गई कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके खिलाफ अफगानिस्तान की जनता उठ खड़ी हुई, और वो लगातार रूसी सैनिकों से लड़ाई और मोर्चा लेती रही। और इस लड़ाई और मोर्चा लेने में अमेरिका लगातार गुप्त तरीकों से हथियार भेज के और वहाँ के लोगों का हथियारों के द्वारा समर्थन करता रहा, और उनको हर तरीके की आर्थिक और सैन्य मदद देता रहा। सैन्य मदद का मतलब ये हथियार के माध्यम से, जिसके द्वारा वो लोग लगातार रूसी सेना को, रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाते रहे। परिणाम यह हुआ कि भीषण युद्ध को छेड़ने के बाद और शुरुआती विजय पाने के बाद भी रूस को वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, और वो वहां से वापस आ जाता है। इस युद्ध को छेड़ने के परिणाम स्वरूप रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी रहती है। अच्छा, रूस में क्या है, वहां पे समाजवादी व्यवस्था है उस समय, या ये कहिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्ट में एक समाजवादी सरकार बनती है। और समाजवादी सरकार का मतलब ये हो जाता है रूस की शासन व्यवस्था के हिसाब से कि उस समय जो भी कल कारखाने, उद्योग धंधे थे, सब कुछ सरकारी अधिकार में थे। सब कुछ क्या थे, सरकारी अधिकार में थे,
ठीक, हर चीज पे सरकार का नियंत्रण था, हर चीज पे सरकार का नियंत्रण था। और सरकार जो भी वहां कल कारखाने उद्योग धंधे थे वो सब कुछ सार्वजनिक थे, सब कुछ सार्वजनिक थे। अब ये स्थिति ये हुई कि सरकार जब अपने गलत फैसलों के चलते युद्धों में फंस रही है और किसी ऐसे कारण में फंस रही है कि देश का आर्थिक नुकसान वहां पे हो रहा है, तो इसका परिणाम वहां की जनता पे पड़ेगा। जो भी वहां पे सरकारी तंत्र था, जो सरकारी तंत्र था वो अधिकारियों और बाबुओं से घिरा हुआ था। ये अधिकारी और बाबू जो है तनख्वाह के बल पे अपनी व्यवस्था तो चलाते थे, लेकिन देश की व्यवस्था लगातार खराब बनी हुई थी, जिससे जो उद्योग धंधे और कल कारखाने थे इनका उत्पादन लगातार गिर रहा था। आर्थिक व्यवस्था यानी जो मुद्रा था, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रूस की मुद्रा है रूबल, उसका रेट लगातार गिर रहा था, जिसके चलते वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर होना शुरू हो चुकी थी। और वो इतना बड़ा क्षेत्र था, रूस इतना बड़ा क्षेत्र था कि जिसके चलते वहाँ के हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कोई न कोई परेशानी लगी ही रहती थी। समय आता है, सरकार बदलती है, समय आता है 1985 का, और जो सोवियत कम्युनिस्ट सरकार थी या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका प्रमुख बनाया जाता है मिखाइल गोर्बाचोव को। जो सोवियत कम्युनिस्ट सरकार थी या सोवियत कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उसके प्रमुख बनाया जाता है मिखाइल गोर्बाचोव को। मिखाइल गोर्बाचोव एक सुधारवादी व्यक्ति थे और उन्होंने कम्युनिस्ट शासित या ये कहिए समाजवादी सरकारी व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। सुधार करने का प्रयास किया, सुधार करने के प्रयास के तहत ही उन्होंने दो नीतियां लागू की जो रूसी भाषा में है। उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली नीति थी जिसका मतलब था पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका ये एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्रचना। ठीक, उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि समूह, सामाजिक रूप से। तो इन दोनों सुधारवादी नीतियों को लागू करने का कार्य किया मिखाइल गोर्बाचोव ने। ठीक, अब ये रूस के राष्ट्रपति बन चुके थे, इन्होंने सुधारवादी कार्य करने का प्रयास किया। जो सरकारी तंत्र कार्य कर रहा था, जो बाबुओं और अधिकारियों के अधीन हो चुका था, ये लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए इन अधिकारियों और बाबुओं का लगातार ये विरोध भी झेल रहे थे, और जिसके चलते सरकारी तंत्र में कार्य करने वाले लोग और शासन चलाने वाले लोगों में एक जैसे तनाव की स्थिति आ गई, लोगों में कटुता आ गई, और इन दोनों में कटुता का खामियाजा वहां की जनता को भोगना पड़ रहा था। सरकार की अच्छी छवि या सरकार की अच्छी नियति जनता के बीच में जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो बाबू और अधिकारी थे वो पुराने ही ढर्रे पे काम करना चाहते थे। हमारे देश में भी आज के समय बाबूगिरी जो दिखाई देती है सरकारी तंत्र में, और इसका दुष्परिणाम भी विभागों में दिखाई देता है, वो इसी व्यवस्था का एक मरा हुआ रूप है। अब आते हैं कि समय आता है 1988 का। 1988 85 में मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बन जाते हैं रूस के। उसके बाद समय आता है 1988 का। 1988 का समय आते आते जो रूस के बाल्टिक देश होते हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, जिनको हम मैप में दिखाएंगे आपको, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक देश हैं, क्योंकि रूस के रूस के पश्चिम में एक बाल्टिक सागर है। ये उस बाल्टिक सागर से घिरे हुए हिस्से थे। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया ये ऐसे क्षेत्र थे जो रूस में शामिल थे। लेकिन 1988 में मिखाइल गोर्बाचोव के समय में सबसे पहले रूस से अलग होने की बात इन्हीं देशों ने की। इन देशों ने कहा क्या कि 1940 में बोरिस येल्सिन ने हिटलर के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया था, और उस समझौते के तहत ही ये हमको रूस में शामिल कर दिया गया था, जिसलिए हम अब रूस से अलग होना चाहते हैं। तो इन तीन बाल्टिक देशों ने ही रूस से अलग होने की बात कही। ठीक, अब उसके बाद ये रूस के अंदर या रूस को कमजोर होने की एक पहली चिंगारी थी। उसके बाद क्या होता है, 1989 की बात आती है। 1989 बर्लिन था जो दो भागों में बांट दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक दीवार के माध्यम से बांट दिया गया था, जिसे बर्लिन वॉल बोलते थे। 1979 में यहाँ की जनता के द्वारा और यहाँ की सरकार के द्वारा उस बर्लिन वॉल को गिरा दी गई थी। अच्छा, ये बात क्यों है और इस वॉल का मतलब क्या है? जैसे जो बर्लिन दीवार थी, उसके पूरब तरफ वाला जो हिस्सा था वो रूस के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा था, यानी वो कम्युनिस्ट विचारधारा को मारने वाली सरकार थी। और वहीं जो पूरब में वो यूरोपीय देशों के साथ खड़े लोग, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली सरकार थी। इस तरीके की दो विचारधाराओं वाली सरकार होने के चलते जर्मनी को दो भाग में बांट दिया गया था। किसके थ्रू? एक दीवार के माध्यम से, जिसे बर्लिन वॉल बोलते थे। इसको गिरा दिया गया 1979 में। इस तरीके से दुनिया में एक कम्युनिस्ट विचारधारा का पतन होते देखा गया। उसके बाद दुनिया के अन्य देशों में हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ और बहुत सारे देश थे जहाँ पे कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकार का जनता ने खारिज कर दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकारों को, और चुनावों में कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी को हारना पड़ा। तो ये एक संकेत था कि दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा, या जो उस कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित जो समाजवादी व्यवस्था थी, उसको लोगों ने खारिज करना शुरू कर दिया था। ठीक, धीरे धीरे समय आ जाता है 1990 का। 1990 के समय में जो रूसी संघ था वो खुद को अलग करने की घोषणा कर लेता है। ये खुद को अलग करने की घोषणा कर देता है, और जो संघ है 1990 में वो घोषणा करता है, और 1991 आते आते उसे क्रियान्वित कर देता है। उसे क्या करता है? क्रियान्वित कर देता है। और उसके बाद 91 में एक समझौते के तहत रूसी संघ और बेलारूस और यूक्रेन, इन तीन भागों में रूस का जो कॉमनवेल्थ रूसी परिसंघ था, उसका विभाजन हो जाता है इन तीन भागों में, शुरुआत में होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो 91 में जब विभाजन हो जाता है, वहाँ पे सरकार में मिखाइल गोर्बाचोव का प्रभाव खत्म हो जाता है, और वहाँ पे बोरिस यल्सिन 1991 में रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। बोरिस यल्सिन 1991 में रूस के राष्ट्रपति बनते हैं, और उन्होंने देश की सामाजिक व्यवस्था और जो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी उसमें बहुत सारा सुधार करने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे देश में एक लोकतांत्रिक सिस्टम लाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो रूस पहले जहाँ पे कल कारखानों और सार्वजनिक उद्योग धंधों पे सरकार का नियंत्रण था, वहाँ पे अब धीरे धीरे कुछ प्राइवेट कंपनियां आके अपना काम कर रही थी, यानी जो उद्योग धंधे कल कारखाने थे वो धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे थे। लेकिन शुरू से ही जो सार्वजनिक व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने के आदी हो चुके थे जो सिस्टम, वहाँ पे कोई व्यक्तिगत रूप से कंपनियों और संस्थानों को चलाने के लायक ही नहीं था कि वो इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक या पूंजीवादी रूप में बनाए। समाजवादी व्यवस्था तो पहले थी, सोवियत संघ वाले में जो कम्युनिस्ट शासन थी, अब वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे आ रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, लोग उसी विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट विचारधारा जो समाजवादी सिस्टम को लागू करती थी, और इसीलिए कोई व्यक्ति ऐसा बचा नहीं या वहाँ पे मिल ही नहीं रहा था जो व्यक्तिगत रूप से वहाँ के कल कारखानों और उद्योग धंधों में पैसा लगाए, आगे बनाए। जैसे अपने यहाँ रिलायंस हैं, तो रिलायंस क्या काम करती है कि ये खुद व्यक्तिगत एक व्यक्ति की कंपनी है जो इसको चला रहे हैं, और इसका नफ़ा नुकसान खुद ही वहन करते हैं, और बहुत सारे लोगों को काम धंधा देते हैं और उत्पादन भी करते हैं। हर क्षेत्र में इनका काम है। उसी तरीके से कोई व्यक्तिगत व्यक्ति उस समय नहीं निकल के आ रहा था, या कोई कंपनी या कोई नाम नहीं निकल के आ रहा था जो ऐसा कोई काम करे। जो आ भी रहे थे वो इतने कुशल और सक्षम नहीं थे कि वो व्यक्तिगत रूप से जो पूंजीवादी स्वरूप है उसको लागू करें, वहाँ पे कल कारखानों और उद्योग धंधों का विकास करें। इसलिए जो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी वो लगातार नीचे गिरती आई। बोरिस येल्सिन ने बहुत संभालने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थिति उनके आपे से बाहर ही जाती रही। अब आते हैं कि बोरिस येल्सिन ने मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ जो उस समय विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को बहुत ही कठोरता से दबाया, और जो भी जनता की भावनाओं थी उनको समझते हुए
उनको समझाते हुए, चाहे वो जिस तरीके से समझे, अगर जो दबाव के द्वारा समझे तो ठीक, और या समझाने के माध्यम से समझे ठीक, हर तरीके से देश में माहौल को संतुलित करने का प्रयास किया। अच्छा, चीज़ें क्या होती हैं कि धीरे धीरे स्थिति खराब होती है। 51 में जो रूसी संघ बिखर जाता है वो धीरे धीरे 15 देशों में बिखर जाता है, और ये 15 देश जो है, 15 देशों में रूस के सबसे शक्तिशाली हिस्से जो यूक्रेन और बेलारूस के रूप में थे वो भी इससे अलग हो जाते हैं। समय आता है 25 दिसंबर 1991 का, जो वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव हैं। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि रूसी संघ भंग हो चुका रहता है। और उसके बाद अब वहाँ पे जो शासन की जिम्मेदारी है बोरिस येल्सिन के हाथ में आ चुकी रहती है। ये होता है एक शक्ति के धीरे धीरे खत्म होने का संकेत, और जो दूसरी तरफ एक शक्ति है अमेरिका के रूप में, वो अपने उत्थान पर लगातार बनी हुई है, अपने उद्योग धंधे कल कारखाने और सैनिक क्षमता के बल पे, जो आज भी कायम है। लेकिन वर्तमान में दुनिया के बहुत सारे देश इसको चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं कि दो ध्रुवों का अंत तो हो गया भाई, जब एक ध्रुव खत्म हो गया तो दो ध्रुव कहाँ रहे, एक ही ध्रुव रह गया। अब स्थिति क्या होती है कि दुनिया की स्थिति क्या फिर बनती है। धीरे धीरे बोरिस येल्सिन का कार्यकाल समाप्त होता है, और समाप्त होते होते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मृत्यु हो जाती है उनकी, और समय आ जाता है 1999 का। 1999 का समय आते आते रूस में एक युवा राष्ट्रपति आता है जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। एक युवा राष्ट्रपति 1999 में रूस की गद्दी पर बैठता है, व्लादिमीर पुतिन नाम है उसका। वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं ये वही व्यक्ति है जो 1999 में रूस की गद्दी पर बैठा था। और आज हम यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध देख रहे हैं ये कहीं न कहीं उसी पीड़ा का अंश है जो रूस के द्वारा यूक्रेन पे हमले के रूप में दिखाई देता है। आज क्या है कि रूस अपने तीव्र हमलों के द्वारा एकदम यूक्रेन को निस्तनाबूद करने पे उतारू है, और यूक्रेन के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा करके अपने भाग में मिलाना चाहता है, जिससे वो पुराना रूसी संघ बनाना चाहता है। ऐसी मंशा वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो रखते हैं। ठीक, अभी भारत के सहयोग से रूस और यूक्रेन के बीच में समझौते करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ठंडी का मौसम आगे बढ़ने या ज़्यादा ठंड आने से पहले ये संकट समाप्त हो जाएगा। तो दुनिया में इस तरीके से जब एक शक्ति का पतन हो जाता है तो एक ही शक्ति टिकी रहती है, जिसे जो है दो ध्रुवों का अंत अपने आप हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, जैसे होता क्या है कि जब ये रूसी संघ विघटन हुआ तो कौन कौन से देश बने। देखिए, एक तो बना रूसी संघ जो वर्तमान में रूस है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता दी गई और इसको वीटो पावर दिया गया। इसी को मान्यता दिया गया कि मुख्य रूसी देश इसी को माना गया जो वर्तमान में है। एक रूस बना, दूसरा लिथुआनिया बना, एस्टोनिया बना, लातविया बना। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया ये एक्चुअल में बाल्टिक देश है। मैं अभी इसको मैप पे दिखाऊंगा आपको। ये बाल्टिक देश है क्योंकि बाल्टिक सागर के तट से लगे हुए इस देश से हैं। एस्टोनिया, लातविया और जो है लिथुआनिया। और उसके बाद आर्मेनिया, ये भी रूसी संघ का हिस्सा था। उज्बेकिस्तान, ये भी रूसी संघ का हिस्सा था। कजाकिस्तान, ये भी रूसी संघ का हिस्सा था। बेलारूस, ये भी रूसी संघ का हिस्सा था। जॉर्जिया, तजाकिस्तान और यूक्रेन जो आज जिससे रूस की लड़ाई हो रही है, ये भी रूसी संघ का हिस्सा था। अजरबैजान, किर्गिस्तान और मालदोवा और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे देश जो है रूसी संघ का हिस्सा थे। रूसी संघ का हिस्सा थे। लेकिन जब रूसी विघटन ये हुआ तो ये सारे के सारे अलग देश के रूप में हो गए, और इसे फिर रूस ने ही मान्यता भी दी, इन सारे देशों को मान्यता दी। और इस तरीके से जो रूस का राष्ट्रकुल था, यानी रूसी देशों का जो समूह था, वो भंग हो जाता है। फिर जो है कुछ बाल्टिक कंट्री हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जैसे
ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया और एक ध्रुव का अंत हो गया तो दुनिया के इन देशों के बीच में परस्पर द्वंद्व खत्म हो गया। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये द्वंद्व हमें देखने को मिलता है। जैसा अभी हम हाल के देखेंगे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन का साथ पश्चिमी देश दे रहे हैं, जिनका नेता मुख्य रूप से अमेरिका बना बैठा है, जो आर्थिक और सैनिक रूप से लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। और वहीं रूस लगातार पश्चिमी देशों और अमेरिका का प्रतिकार कर रहा है और इन देशों को लगातार चेतावनी दे रहा है। और इसी खुन्नस में, या ये कहिए कि इसी जवाब में, वो यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले करते जा रहा है। तो शीत युद्ध का दौर दो ताकतवर देशों के रूप में तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कम ताकतवर देश हो चुका था वो अपनी ताकत बढ़ाते हुए लगातार जो है कहीं न कहीं अमेरिका को चुनौती देते रहता है। अब उसके बाद आते हैं, एक टर्म आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, शॉक थ्योरी। एक शॉक थ्योरी नाम का टर्म आएगा जिसको आप समझें। शॉक थ्योरी नाम का एक टर्म है जिसे रूसी समाजवादी सरकारी सिस्टम के बारे में कहा जाता है या कम्युनिस्ट सरकार के बारे में कहा जाता है। जब रूस का विघटन हो चुका उसके बाद एक शॉक थ्योरी थी। जैसे शॉक थ्योरी ऐसी थी कि जो रूस का सामाजिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी। अब हम सामाजिक व्यवस्था को समझते थे। सामाजिक व्यवस्था में रूसी संघ में जो कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा शासित रूस की समाजवादी व्यवस्था थी, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कृषि से लगा के और सरकारी विभागों और कल कारखानों तक और वहाँ के वृद्धों और बच्चों की देख रेख तक हर कार्य वहाँ का सरकारी तंत्र करता था। यानी वो सब कुछ सबके सब रूसी सरकार के ऊपर आश्रित थे। और अचानक से ये व्यवस्था खत्म हो जाने के चलते वो सब के सब एकदम से चकित थे और उनकी स्थिति अचानक से खराब हो गई। ये उनके लिए एक शॉक जैसी स्थिति थी, इसलिए इसे एक शॉकिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये समाजवादी रूप से थी। अब राजनीतिक रूप से क्या थी कि अचानक से एक बड़ा सा विस्तृत और ताकतवर देश एकदम से कमजोर हो जाता है, एकदम शॉक सा लगता है उसको, इसलिए राजनीतिक रूप से उसको शॉकिंग थ्योरी कहा जाता है। उसके बाद आर्थिक रूप से देखेंगे, जो देश ताकतवर था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं थी, वो विघटन के बाद अचानक से एकदम से समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में आ जाता है, जहां पे कल कारखानों उद्योग धंधों पे सरकार का नियंत्रण रहता है। अचानक से किसी व्यक्ति विशेष या पूंजीवादी या औद्योगिक या किसी जो है उद्योगपति के हाथ में जो व्यवस्था धीरे धीरे जाने लगती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे आने लगती है, ये वहाँ पे एक आर्थिक स्वरूप में एक शॉकिंग मूवमेंट लाने का काम करता है, इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ऐसे समझिए जैसे किसी सिस्टम में अचानक से कोई बदलाव कर दिया जाए तो वो एक शॉक जैसा होता है, उसी तरीके से इसको शॉकिंग थेरेपी कहा गया। ये एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। और बाकी कुछ चीज़ें होंगी तो उसको आप अपने प्रश्न के माध्यम से पूछिएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। और जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ। जैसे रूस क्या है ना, 1917 में जो है यहाँ पे जनता की क्रांति हुई, जिसके बाद यहाँ कम्युनिस्ट शासन आया। और कम्युनिस्ट शासन वाला एक और देश था, है भी, चीन। 1949 में यहाँ कम्युनिस्ट शासन वाली सरकार बनी, 1949 में चीन में बनी और 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर सरकार बनी। उसके बाद क्या है कि सोवियत संघ जो है ये 60 से अधिक जो है छोटे छोटे समुदायों से बना हुआ देश था, ठीक। उसके बाद 1928 में रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना आरंभ कर दी। आपसे पूछा जाएगा पंचवर्षीय योजना कहाँ पहली बार प्रारंभ की गई, तो आप कहेंगे 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना रूस में प्रारंभ की गई। उसके बाद है दिसंबर 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। ये एक सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित घटना थी जिसने रूस को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। और सोवियत संघ जो है 51 राज्यों में बिखर गया। ये 51 राज्यों का ही संघ था, लेकिन ये सारे के सारे अलग हो गए तो 51 राज्यों में ही बिखर गया। 88 में मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति बने और इन्होंने 2 नीतियाँ लागू की, ग्लासनोस्त
और और पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और पेरिस्ट्रोइका, ये दो नीतियां थीं, आप इनको याद रखिएगा। किसने लागू की? मिखाइल गोर्बाचोव ने। 25 दिसंबर 1991 में रूस का विघटन हो गया। कितने देशों में? जो है 15 देश जो इसके थे सबके सब बिखर गए। उसके बाद 1900, और इसके जो जो इसके संस्थापक जो प्रमुख नेता थे उसमें लेनिन थे जो 1924 में मर चुके थे। उसके बाद 1924 में लेनिन के मरने के बाद स्टालिन आए जो 1940 और 1945 के बाद के समय तक भी रूस के राष्ट्रपति बने रहे और जिन्होंने कट्टरता से कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था का पालन कराया रूस में। ठीक, उसके बाद जो है फिर शॉक थेरेपी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। फिर अभी रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध चल रहा है, उसके बारे में हमने बता दिया कि 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। यूक्रेन के ही एक क्षेत्र, क्रीमिया नाम का एक क्षेत्र है जिस पे 2014 में रूस ने अधिकार कर लिया था। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखेंगे, समझेंगे, रिवीजन करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप अवश्य पूछेंगे। और इसी के साथ हम इस दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत करते हुए दूसरे पार्ट को समाप्त समझते हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न होगा तो अवश्य पूछेंगे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।